हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो अध्यावरण तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा था और चर्म और अधिचर्म के बारे में और रोम और उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो त्वचा के व्युत्पन्न थे, त्वचा के व्युत्पन्न में जो पहला भाग था रोम और उसकी संरचना, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। दूसरा जो त्वचा का व्युत्पन्न है वो है त्वक ग्रंथियाँ। त्वक ग्रंथियाँ जो त्वचा से निकलने वाली अन्य ग्रंथियां जो होती है। त्वचा की जो ग्रंथियां होती है वही स्रावी होती है, बाहर की ओर स्राव करने वाली, क्योंकि इनमें नाल होती है, एक नाल रूपी संरचना होती है जो अधिचर्म की सतह पर खुलती है। जैसे अधिचर्म है अपनी ये वाली, अब इसमें जो अन्य संरचनाएं होती है उस संरचना में एक नाल रूपी संरचना पाई जाती है जो बाहर की ओर, ये अधिचर्म है उसके बाहर की ओर खुलती है। ये ग्रंथियां अधिचर्म के मेलपीगी स्तर, अधिचर्म का जो मेलपीगी अंतरण वाला स्तर होता है उसके चर्म में अंतर्वलन से बनती है। चर्म का जो चर्म होता है उसके अंतर्वलन से यह बनती है। त्वचा ग्रंथियां इसमें अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पहला है स्वेद ग्रंथियां। इसमें तो ग्रंथियों में अलग अलग भाग होते हैं। पहला है स्वेद ग्रंथियां। ये ग्रंथियां सरल होती है। ये ग्रंथियां कैसी होती है? सरल नलिकाकार, सरल होती है, नलिकाकार होती है, नली के समान। इनका निचला भाग होता है वो कुंडलित होता है। निचला जो भाग होता है वो कैसा होता है? कुंडलित भाग। चर्म में नीचे धसा रहता है। कुंडलित भाग होता है वो नीचे चर्म में धसा रहता है। इसकी महीन नलिका अधिचर्म की सतह पर बाहर खुलती है। जो महीन नलिका होती है वो अधिचर्म से बाहर सतह पर खुलती है। इन ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना, पसीना निकलता है। इसके अलावा पसीने में क्या क्या पाया जाता है? जल होता है, कुछ लवण पाए जाते हैं, जल इसके अलावा लवण पाए जाते हैं, यूरिया की कुछ मात्रा पाई जाती है, यूरिया की कुछ मात्रा और CO2 होते हैं, यूरिया की कुछ मात्रा होती है। इसके अलावा CO2 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं कारणों से पसीना कैसा होता है? नमकीन जैसा होता है, नमकीन जैसा लगता है। ये एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती है। ये जो ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है? एक्राइन, एक्राइन या मीरोक्राइन, एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनका स्रावी पदार्थ कोशिका, जिनका जो स्रावी पदार्थ होता है वो कोशिका झिल्ली से रिस करके बाहर निकलता है। मनुष्य में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां कितनी होती है? 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? मानव में एप्रोकाइन श्वेत ग्रंथियां, आँख की पलकों जो एप्रोकाइन जो होती है, एप्रोकाइन होती है। इसके अलावा एक्राइन या मीरोक्राइन ग्रंथियां होती है। एप्रोकाइन श्वेत ग्रंथियां आँख की पलकों में, है ना, जननांगों के पास, गुदा तथा चुचकों के पास, चुचक जो होते हैं हमारे स्तन के पास, उसमें वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा श्वेत ग्रंथियां हथेली, तल, पैरों के और बगल में सर्वाधिक होती है। श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य जो होता है शरीर का ताप नियमन करना होता है। ताप को नियमन करना, तो ताप को संतुलन बनाए रखना होता है। दूसरी जो ग्रंथियां होती है वो होती है तेल या सीबेसियस, तेल ग्रंथियां या उसको हम कहते हैं सीबेसियस ग्रंथियां, है ना। ये ग्रंथियां बालों की जड़ों में कहाँ पाई जाती है? बालों की जड़ों के अंदर और उसकी पुट्टिकाओं, बाल के जो भाग होते हैं जड़ और पुट्टिका उसके पाए जाते हैं, तथा पुट्टिकाओं की जो एपिथेलियम कोशिका होती है उसके वलन से बनती है। पुट्टिका की जो एपिथेलियम कोशिका जो हमने पढ़ी थी उसके वलन से ये बनते हैं। ये ग्रंथियां पुट्टिका में ही खुलती है, पुट्टिका के अंदर ही खुलती है ग्रंथियां। कौन सी? तेल ग्रंथियां जो होती है उस पुट्टिका के अंदर ही खुलती है। तेल ग्रंथियां होलोक्राइन होती है, जैसे ये एक्राइन और मीरोक्राइन होती है। ये ग्रंथियां कैसी होती है? होलोक्राइन नाम की ग्रंथियां से बनती है। इनमें स्राव भर जाने पर, जो इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं वो भर जाने से ये ग्रंथि कोशिका क्या हो जाती है? ये कोशिका क्या हो जाती है? टूट कर स्रावित पदार्थ साथ ही बाहर चली जाती है। ये ग्रंथियां टूट करके स्रावित पदार्थ के साथ बाहर चली जाती है। तेल ग्रंथियां रचना में कैसी होती है? साखित होती है। इसके अलावा कोष्ठी होती है, काष्ठी बिल्कुल कठोर, कोष्ठी होती है। इन ग्रंथियों में दूध के समान, इन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? दूध के समान गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे सिब्बम कहते हैं, इसलिए इस ग्रंथि का नाम क्या पड़ गया? सीबेसियस। ये सिब्बम रोम कांड को चिकना रखता है। जो रोम कांड होता है जिसके रोम भाग होते हैं अलभार वाला, उसको क्या बनाए रखता है? चिकना बनाए रखता है। इससे त्वचा चिकनी और जलरोधी भी रहती है। त्वचा चिकनी रहती है, जलरोधी, इसके आसपास से जल बाहर नहीं निकलता है। तेल ग्रंथियां शरीर के सारे भागों पर पाई
जाती है। शरीर के पूरे भागों पर ये तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, किंतु हथेली और तलुओं पर, जो हथेली और तलु होते हैं वहाँ पर ये अनुपस्थित होती है। वहाँ पर क्या पाई जाती है, जो पहली ग्रंथि है स्वेद ग्रंथियाँ, वो पाई जाती है। इसके अलावा होठ, हमारे होठ हैं, शिश्न मुंड है, शिश्न लिंग का जो मुंड है, स्तन की जो गुंडियाँ होती हैं उस पर बाल तो नहीं पाए जाते, किंतु ये ग्रंथियाँ पाई जाती है। होठ हैं, शिश्न मुंड है, चुचुट है, स्तन की ग्रंथियाँ हैं, वहाँ पर बाल तो नहीं पाए जाते, लेकिन ये ग्रंथियाँ जरूर पाई जाती है। इन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण भी हो सकता है, डी भी बनता है इन ग्रंथियों सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तीसरी जो ग्रंथियाँ होती है वो होती है स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ ये किसके भाग है, त्वक ग्रंथियों की तीसरा भाग। मानव में ये ग्रंथियाँ वक्ष भाग में स्थित होती है, वक्ष में स्थित होती है हमारे सीने के भाग पर। ये ग्रंथियाँ चर्म की गहराई में स्थित होती है, चर्म वाला जो भाग होता है उसकी गहराई में स्थित होती है। इनकी जो रचना होती है वो संयुक्त नलिकाकार होती है। कैसी होती है, संयुक्त नलिकाकार। इनकी जो संरचना है वो संयुक्त नलिकाकार होती है और संयुक्त कूपी के प्रकार की भी होती है। संयुक्त कूपी, कूपिकाओं से संयुक्त जुड़ी हुई रहती है, कूपी के प्रकार की। स्तन में कई नलिकाएं मिलकर के सहनलिकाएं बनाती है। कई नलिकाएं क्या होती है, आपस में जुड़ करके सहनलिका बनाती हैं। ये ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। स्तन ग्रंथियां मादा में सक्रिय होती है, स्तन ग्रंथियां जो होती है मादा में ज़्यादा सक्रिय रहती है तथा दुग्ध का स्राव करती है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका सह कोशिका का निर्माण करती है, जिससे शिशु का पोषण किया जाता है उस दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जो होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मादा हार्मोन होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित होती है तथा इनमें दुग्ध का जो निष्कासन है, दूध का जो निष्कासन होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। साधारण स्तन ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती है, तेल ग्रंथियों के रूपांतरण के द्वारा ये स्तन ग्रंथियां बनती है। इसके अलावा चौथी जो ग्रंथियां हैं वो है सिरुमिनस ग्रंथियां। चौथी जो ग्रंथियां हैं वो है सिरुमिनस ग्रंथियां। सिरुमिनस ग्रंथियां जो है वो क्या है, ये बाह्य कर्णकाल की त्वचा पर स्थित होती है। जो बाह्य कर्णनाल होती है ये वाली, उसकी बाह्य त्वचा पर स्थित होती है। कुंडलित और नलिकाकार होती है। कैसी होती है, कुंडलित और नलिकाकार, कुंडलित और नलिकाकार होती है। ये श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होती है, श्वेत ग्रंथियों से रूपांतरित होती है। ये सिब्बेसियस ग्रंथियों से, सिब्बेसियस ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों से तो रूपांतरित होती है। इसके अलावा सिर्फ सिब्बेसियस ग्रंथियां होती हैं, है ना, उस ग्रंथियों के साथ मिलकर के सेरुमन, कौन सा, सेरुमन नामक पदार्थ, नामक कर्ण मोम का स्राव करती है। कर्ण मोम जो हमारे कानों से निकलता है, कर्ण मोम के रूप में ये सेरुमन कर्ण पट्टे की सुरक्षा करता है। ये जो सेरुमन होता है कर्ण पट्टे जो पर्दा होता है उसकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा पांचवी जो होती है मूलाधार या इसको कह सकते हैं वक्षण ग्रंथियां, पांचवी जो है ये सिब्बेसियस ग्रंथियों का रूपांतरित होती है। ये सिब्बेसियस ग्रंथियों का रूपांतरित होती है। ये जो होती है श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है और स्तन ग्रंथियां इनके द्वारा ही बनती है। इसके अलावा ये ग्रंथियां पलकों की बोरनियां होती है, ये वाला आवरण था उसके नीचे के स्तर पर ये पाई जाती है। ये एक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है, तेलीय पदार्थों का स्राव करती है जो कोर्निया को चिकना बनाए रखता है। हमारा जो कोर्निया होता है उसको चिकना बनाए रखता है। कोर्निया पर पतली फिल्म बनाता है और उसकी सुरक्षा करता है। कोर्निया पर ये पतली फिल्म, पतले आवरण का निर्माण करता है और कोर्निया की सुरक्षा करता है। इसके अलावा एक है, छठी है, वो है जेस ग्रंथियां, छठी है। ये सिब्बेसियस ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती है, इनका ही रूपांतरण होती है। ये ग्रंथियां भी पलकों की जो बोरोनिया की जो नीचे की स्तर पुष्टिकाएं जो बोरोनिया होती है, इसकी जो पुष्टिकाएं होती है यहाँ पर, है ना, वहाँ पर ये पाई जाती है, स्थित होती है। ये भी तेलीय पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है, जो बोरोनिया को चिकना बनाए रखने में मदद करती है। इस प्रकार त्वक ग्रंथियां कितने प्रकार की होगी, श्वेत, तेल, स्तन, सिरुमिनस, मूलाधार और जेस ग्रंथियां, 6 प्रकार की ग्रंथियां हो गई, जिनके द्वारा हमारे बाह्य त्वचा और चर्म से मिलकर के बनती है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्या करती है, स्राव करती रहती है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है त्वचा के व्युत्पन्न, एक तो रोम की संरचना और एक ये त्वक ग्रंथियां हैं, इनकी ये संरचना बन जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द फंक्शन ऑफ स्किन, अर्थात त्वचा के कार्य। त्वचा क्या क्या काम कर सकती है। नॉर्मल है तो आप जानते हो, एक तो शरीर की सुरक्षा, त्वचा क्या काम कर सकती है, एक तो शरीर की सुरक्षा,
शरीर की सुरक्षा करेगी, यह शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। सबसे पहले जो आंतरंगों, जो हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है उनकी बाहरी चोट से, रगड़ से, धक्कों से, इनसे सबसे क्या बचाती है, हानिकारक जीवाणुओं से, कर्मियों से, फफूंद आदि के प्रवेश को रोकती है, इनसे सुरक्षा करती है। इसके अलावा त्वचा से व्युत्पन्न संरचनाएं जैसे रोम, नाखून आदि की सहायता से शरीर के कोमल जो भाग होते हैं उनके अंगों की क्या करती है, रक्षा करती है। इसके अलावा त्वचा जल अवरोधी का काम भी कर सकती है, तीव्र प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से भी हमारी सुरक्षा करती है। इसके अलावा होता है ताप नियंत्रण, शरीर का ताप नियंत्रण, त्वचा होती है वो शरीर के ताप नियंत्रण का काम करती है। मानव जो होता है समतापी प्राणी होता है, अतः वातावरण के ठंडे और गर्म होने पर भी शरीर का ताप यानी समतापी एक समान ताप रहता है। तो ठंडे और गर्म मौसम में भी शरीर का ताप निश्चित ही रहता है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम जो होता है वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट पैमाने पर, है ना। त्वचा के नीचे स्थित वसीय स्तर जो पाया जाता है, त्वचा के नीचे जो वसीय स्तर पाया जाता है वो निरोधी स्तर होता है, ताप निरोधी स्तर, उसके अंदर ताप बढ़ता नहीं है। श्वेत ग्रंथियां और शीतलन प्रणाली बनाती है, श्वेत ग्रंथियां होती है शीतलन प्रणाली बनाती है, यानी कि ठंडा रखती है, शरीर को ठंडा रखती है। त्वचा के नीचे जो वसीय स्तर होता है वो ताप को बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा शरीर का ताप बढ़ने पर श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है, जैसे ताप बढ़ने लगता है श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है और शरीर के ताप को क्या कर देती है, कम करती है। पसीने का स्राव होता है जिससे क्या होता है, त्वचा की सतह पर भाप बनकर उठता है और शरीर को ठंडा करता है। ताप का नियमन जो होता है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उस पर स्थित तापमयी केंद्रक होते हैं, उनके द्वारा निर्देशों के अनुसार ये काम करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है शरीर की आकृति, शरीर की आकृति, शरीर की आकृति को बनाए रखते हैं। त्वचा शरीर की आकृति को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा खाद्य संग्रह, खाने को इकट्ठा करना, त्वचा के वसीय ऊतकों में वसा का संचय किया जाता है। त्वचा के जो वसीय ऊतक होते हैं वो वसा का संचय करते हैं, जो खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके अलावा पांचवा है उपयोगी पदार्थों का स्राव, उपयोगी पदार्थों का स्राव, उपयोगी पदार्थों का स्राव करते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली जो विभिन्न ग्रंथियां, जो तेल है, कर्णमोम है, इसके अलावा दूध है, विटामिन है ना, उनका क्या करते हैं, ये संचय करते हैं। विटामिन डी है, उन्हीं पदार्थों का क्या करते हैं, ये स्राव करते हैं। इसके अलावा छठा जो है वो है उत्सर्जन, छठा है उत्सर्जन। त्वचा द्वारा स्रावित जो पसीना है, पसीने में लवण है, यूरिया है, CO2 है, ये पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं, त्वचा इनको बाहर निकालने में मदद करती है, उत्सर्जन में काम करती है। इसके अलावा गमन, चलने में, त्वचा लचीली होने के कारण गमन करने में मदद करती है, चलने में। इसके अलावा आठवां है वो है कंकाल निर्माण, कंकाल को सहायता प्रदान करने में। त्वचा की जो चर्म की जो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती है, चर्म जो आंतरिक स्तर होता है उसकी जो ऊतक की कोशिकाएं होती है वो कलाजात स्थितियों का निर्माण करती है, यानी कंकाल का निर्माण करती है। इसके अलावा होता है वो होता है अवशोषण, अवशोषण जो त्वचा तेल आदि के लिए पारगम्य होती है, तेल अंदर जा सकता है, पारगम्य अंदर ले सकती है, अतः इनकी मालिश करने पर त्वचा इनका अवशोषण करके ऊतकों को लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा होता है उद्दीपन, बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, त्वचा के चर्म में उपस्थित विभिन्न संवेदांग जो होता है संवेदनाओं को ग्रहण करके उसे फेफड़ों तक, अंगों तक या संवेदनाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा दांतों का निर्माण, बहुत सारे कार्य हैं। दांतों का निर्माण किया जाता है। दांतों के कुछ भागों का निर्माण त्वचा के चर्म से ही होता है, चर्म के भाग से होता है। दांत जो है भोजन चबाने में काम आते हैं। इसके अलावा लैंगिक आकर्षण यानी कि त्वचा में स्थित बालों का रंग, विन्यास उनका, और मूलाधार ग्रंथियां जो होती है वो स्रावित गंधयुक्त पदार्थ निकालती है, जो लैंगिक आकर्षण में एक दूसरे को आकर्षित करने में मदद करती है। इसके अलावा पुनरुद्ध भवन, चोट लग जाने पर त्वचा की जो अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है वो पुनरुद्ध भवन द्वारा उस घाव को बढ़ने में मदद करती है, कुछ ही दिनों में घाव को भर करके वापस वैसी की वैसी कर देती है। इसके अलावा शरीर में त्वचा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, अतः इसे शरीर का हरपनमूला अंग कहते हैं, यानी कई प्रकार के काम करते हैं, चारों प्रकार के काम करते हैं, तो हरपनमूला अंग भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है, चैप्टर है पार्ट नंबर 21, वो इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट में और क्या समस्या आपको लग रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप पढ़िए, वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज तक हमको एक भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट नहीं मिला है, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक
पहुंच सके। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा कल होगा मानव के पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट से संबंधित जो हमने पढ़ा त्वचा के बारे में, इसकी जो समस्या है वो हमारे को शेयर करने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद।